हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की जो हम लोगों की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड। तो दोस्तों, ब्लड को स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज की कई सारी वीडियोस बन सकती हैं, यानी कि ये जो वीडियो है ब्लड का चैप्टर जो है ये लंबा चल सकता है, बट आई प्रॉमिस कि अगर आप हमारे चैनल से लगे रहो, आप हमारी हर एक वीडियो देखते रहो, तो आई प्रॉमिस कि आपको ब्लड से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पहले दूसरे हम लोगों के वीडियो के पार्ट्स बन सकते हैं, वो ब्लड की बेसिक जानकारी के लिए बनेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा बनाएंगे वो खून का थक्का क्यों बनता है इसके बारे में। उसके बाद जो उसके अगला रहेगा तो वो ब्लड ग्रुप के बारे में होगा कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे में कौन सी संभावना रहेगी ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो दोस्तों इसे समझने से पहले चलिए समझते हैं सबसे पहले ब्लड को। तो दोस्तों, जो ब्लड है यानी कि रक्त, सबसे पहले ये समझना है कि ब्लड है क्या चीज। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्लड है इसे समझने से पहले इस ब्लड के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। तो दोस्तों, जो हम लोगों का ब्लड है, ये ब्लड पहले समझते हैं क्या। ठीक है, तो ये ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। सबसे पहली बात आ गई कि अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कोलाइड क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कोलाइड क्या है कि कोई ऐसा द्रव्य पदार्थ जिसे किसी कपड़े या फिर छन्नी से छानने से उसके 100 के 100% भाग ना छान के निकल जाए, बल्कि कुछ परसेंट भाग ऊपर कपड़े या फिर किसी छन्नी में चपक जाए, वहीं रह जाए, ना जाए नीचे, तो ऐसे विलयनों को हम, ऐसे द्रव्य पदार्थों को हम कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ये तो खैर एक एग्जाम्पल है जैसे कि आप लोग जल्दी से समझ पाओ। एक और छोटा सा एग्जाम्पल कोलाइड को समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने नींबू और पानी लिया। ठीक है, नींबू और पानी को आप लोगों ने मिला दिया, नींबू और पानी का एक घोल बना दिया। ठीक है, अब अगर आप उसे छानोगे किसी चीज में तो क्या होगा कि जो अगर छान रहे हो तो उसमें नींबू में देखेंगे आप कि जो उसका बीज होता है वो भी ऊपर छन्नी में ही रह जाएगा, उसमें और कुछ जो चीजें रहेंगी वो सब भी छन्नी में ही रह जाएंगी। तो इस चीज से हमें ये पता चलता है कि वो एक कोलाइड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों का जो ब्लड है वो भले ही देखने में द्रव्य लगता है कि वो पानी की तरह है, या वो सिर्फ पानी मतलब द्रव्य चीजों से ही बना है, ऐसी बात नहीं है। वो कठोर और द्रव्य इन दोनों चीजों से मिलके बना है और तब जाके ये थोड़ा द्रव्य हिसाब से दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि जो दूसरी बात है ब्लड की, तो जो ब्लड है ये एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा ऊतक जो पूरे बॉडी से संयोग करके यानी जुड़ा हो, जो ऐसा ऊतक जो पूरे बॉडी से जुड़ा हो। ऊतक यानी कि कई सारे कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। तो ये जो ब्लड है ना फ्रेंड्स, ये हम लोगों के बॉडी से हर एक जगह से जुड़ा हुआ है। आप देखो तो यहाँ काट दो, अपने बॉडी में कहीं भी आप कट कर देते हो तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लड है ये थोड़ा क्षारीय होता है। क्यों क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7.4 अर्थात क्षार है। ठीक है, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 अर्थात क्षार है। ठीक है, और चीजें हम देखते हैं, ये जो ब्लड होता है ये पानी से, इसका जो मतलब भार होता है ये पानी से थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, पानी से इसका जो भार होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है और अपारदर्शी मतलब ऐसी कोई चीज है जिसके आर पार हम दर्शन ना हो सके, देख ना सके, उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। आप पानी पे देखें तो पानी पारदर्शी है, लेकिन वहीं पे ब्लड जो है वो अपारदर्शी, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है ब्लड ये मेल में यानी पुरुष में 5.5 लीटर लगभग पाया जाता है और उसी हिसाब से स्त्रियों में सिर्फ 5 लीटर पाया जाता है। यानी कि देखा जाए तो आधा लीटर कम होता है स्त्रियों में ब्लड। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि जब आधा लीटर ब्लड कम हो रहा है स्त्रियों में,
तो इसका कैसा एग्जाम्पल होना चाहिए ना, कि जैसे ब्लड में हम लोग जानते हैं आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हम लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में हम लोग जानते हैं कि आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। तो यानी कि जब आधा लीटर ब्लड कम है तो यानी कि हीमोग्लोबिन और आयरन भी कम होगा, क्योंकि भाई ये सब भी तो ब्लड में ही ना पाए जा रहे हैं। तो आधा लीटर ब्लड कम है यानी कि लोहा भी कम होगा, यानी आयरन भी कम होगा। तो इसका एग्जाम्पल, अगर आप एक बराबर मुक्का एक पुरुष को मारे और उतना ही दम लगाकर एक स्त्री को मारते हैं, तो आप देखेंगे कि स्त्री को ज़्यादा चोट लगेगी पुरुष के तुलना में। पुरुष को उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन स्त्री को ज़्यादा चोट लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें आधा लीटर रक्त कम है पुरुष की तुलना में, और जब रक्त कम है तो यानी कि उसमें लोहे की भी कमी होगी। ठीक है, हम लोग क्या सुनते हैं कि एनीमिया रोग हो गया है, तो एनीमिया रोग कोई नहीं होता है। देखिए, रक्त की अल्पता को ही एनीमिया कहते हैं, और रक्त की अल्पता यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन यानी उसमें लोहा नहीं होता है, लोहा होता है। और अर्थात लोहा की जब कमी होने लगेगी, आयरन की कमी होने लगेगी, तो यानी कि रक्त की कमी हो रही है, और रक्त की ही कमी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने मैटर पे देखते हैं। तो अगर आधा लीटर ब्लड कम है स्त्री में, ठीक है, और आप बराबर मुक्का स्त्री पुरुष दोनों को मार रहे हो, तो पुरुष को उतना दम नहीं लगेगा लेकिन जितना स्त्री को लग जाएगा। उसको अरे अरे बाप रे बाप चोट लग गया हमको। और अगर आप देखें ना, तो जो पुरुष की चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और जो स्त्रियों की चमड़ी होती है लूज लूज होती है एकदम। इसीलिए क्यों लूज लूज होती है? आप जानते हो, लोहा जहाँ रहेगा कड़ी चीज है, कड़ा तरीके से बनाएगा। ठीक है, इसलिए पुरुषों में जो है लोहा ज्यादा रहता है, इसीलिए उन लोगों का जो हाथ वाथ एकदम पूरा कड़ा रहता है, और वहीं पे स्त्रियों का थोड़ा उनके हिसाब से कम होता है। ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा लुज लुज होता है इनका चमड़ी, और थोड़ा ज्यादा चोट उनको महसूस होता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि जो ब्लड है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखिए, ब्लड का जो निर्माण है भ्रूण। भ्रूण मतलब क्या है कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, वो चाहे 7 महीने का हो, 8 हो, 9 हो, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो भ्रूण ही कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चा जब तक भ्रूण में रहेगा तब तक उसके जो ब्लड की जो निर्माण होता है वो उसके लीवर में होगा। ठीक है, और वहीं पे जो हम लोग जैसे मतलब जो ही पेट से बाहर निकल जाता है इंसान ना, उसके बाद उसकी जो ब्लड का निर्माण होने लगता है वो बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर एक जाल की तरह होता है, उसी में वयस्क लोगों के शरीर में, उसी अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। हम जब छोटे थे, हम जब पैदा हुए, तो हमारे पापा हमें गोद में ही नहीं लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को आप लोग देखेंगे ना, हथवा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। हमारे पापा डरते थे, हमको लेना ही नहीं चाहते थे गोद में, कहेंगे इधर उधर हथवा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका हाथ इधर उधर हो जाता है, उनमें ये बोन मैरो अस्थि मज्जा, उनका पता ही नहीं चलता है कि हड्डी है कि नहीं है। जैसे जैसे बड़े होते हैं हड्डी भी होती है, अर्थात उसमें अस्थि मज्जा होता है, तब फिर जाके उन लोगों का अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो ब्लड है ये स्टोर का होता है। कुछ लोग, कुछ बकलोल कहते हैं ना कि जो ब्लड है ये अरे वहाँ पे हार्ट में, हृदय में ब्लड स्टोर होता है। अरे बकलोलवा, हृदय में अगर ब्लड स्टोर होगा ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। ठीक है, तो ये तो एक काम करता है हृदय, उससे ब्लड को शुद्ध होने के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि जो है स्टोर कहाँ होता है, तो वो प्लीहा में होता है, उदर गुहा में। ठीक है, उदर गुहा, उदर मतलब क्या होता है कि ये जो हम लोगों के बाहर का पेट होता है उसे हम लोग उदर कहते हैं। ठीक है, उसके बाईं तरफ बाईं है ना, हाँ बाईं तरफ प्लीहा होता है, जिसे प्लीहा में क्या होता है ना कि जो ब्लड होता है, आपसे एग्जाम में आएगा कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो ये प्लीहा आप लोग कहिएगा, ना कि हार्ट को। ठीक है, क्योंकि अगर हार्ट में हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आती है ना कि कब्र, हमने यहाँ पे लिखा है, हम अभी आगे आपको बताएंगे। जो है ना
ब्लड के अंदर आरबीसी पाया जाता है और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक यानी कि उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। हमने बताया था ना कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं और केंद्रक के अंदर लाइसोसोम। जब वो मर जाती है कोशिकाएं तो वो लाइसोसोम उसे खा जाता है। अब तो यहाँ पे आरबीसी के पास केंद्रक ही नहीं है, तो जब केंद्रक नहीं है तो यानी कि लाइसोसोम भी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आरबीसी जब मर जाता है ना तो वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो फिर जब वो आ जाता है एस्प्लीन यानी प्लीहा के पास जब आ जाता है तो वो प्लीहा क्या करता है, उसे अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इसे हम लोग आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बात कोलेस्ट्रॉल की। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये सब काजू बादाम में ज़्यादा पाया जाता है। ये इतना घातक पदार्थ होता है कि अगर इसे आप ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा होगा। अगर कहीं जाके हार्ट में चिपक गया तो ब्लड का ये जो परिसंचरण हो रहा है वो नहीं होगा, अर्थात वहीं रुका का रुका रह जाएगा ब्लड, और इससे क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये चिपचिपा पदार्थ है जो कि 200 ग्राम अर्थात 200 डेसीलीटर होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ना ये जो ब्लड है, कुछ लोग आप लोगों को ये भी सोचना होगा नहीं ब्लड परिसंचरण क्यों कर रहा है, यानी कि जो ब्लड है ये हम लोगों के पूरे बॉडी में घूम रहा है और सिर्फ अकेले नहीं, बहुत सारे उपयोगी पदार्थों को, बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थों को लेके अपने साथ पूरे बॉडी में घूम रहा है। ठीक है, तो एक चीज ये बात आती है ना कि भाई कैसे रहा है हमारे लोगों की बॉडी में। तो देखिए अगर आप किसी समतल भूमि पे अगर पानी गिरा रहे हो, किसी बराबर जमीन पे अगर आप पानी गिरा रहे हो तो वो जो पानी है ना ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाएगा। अगर ढलान रहेगी तो आगे भी ढुकर के चला जाएगा, लेकिन अगर बराबर जमीन रहेगी तो वो इसमें पसर के रह जाएगा। लेकिन अगर आपको उसको कहीं भेजना होता है तो आप क्या करते हो कि पतली सी पाइप की तरह उसमें नाली बना देते हो, तो पानी देखते हैं उधर ही चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से नदियों में भी होता है कि रास्ता होता है और उसी हिसाब से नदियाँ ढलान की तरफ चल पड़ती हैं। इसी तरह से बिल्कुल यही प्रोसेस हम लोगों के बॉडी में होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारे बॉडी में ना नलिकाएं पाई जाती हैं, उसी नलिकाएं में ये ब्लड बहता है। ठीक है, उसी नलिकाओं में ये ब्लड बहता है और वो जो नलिकाएं होती है ना हम लोग के बॉडी के हर एक जगह पाई जाती हैं और उसी नलिकाओं में ये ब्लड जो है अपने साथ है संगी साथियों को, यानी जैसे उपयोगी पदार्थ हुए, अनुपयोगी पदार्थ हुए, सबको लेके घूमता रहता है। तो ये बात आपको पता चल गई। अब देखिए समझते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हमने अभी आगे ही आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो इंसानों में, इंसान तो सभी हैं लेकिन पुरुष में 14 ग्राम डेसीलीटर, स्त्री में 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और आती है कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज तो हुनोफील्ड ने 1840 ईस्वी में हीमोग्लोबिन की खोज की थी। ठीक है, तो आई होप कि ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा हीमोग्लोबिन की खोज किसने की, तो हुनोफील्ड ने 1840 में की थी। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था ना हीमोग्लोबिन किसमें, ब्लड में पाया जाता है। तो जब ब्लड की कमी होगी तो यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो यानी कि लोहे की कमी होगी। तो देखिए जब हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड भी कम होगा, जब ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। इसीलिए 14 ग्राम 13 ग्राम यानी 1-1 ग्राम का जो है कमी होती रहती है। ठीक है, उसके बाद रक्त परिसंचरण की खोज, यानी रक्त जो है ये परिसंचरण होता रहता है, यानी चलता रहता है, पूरे शरीर में चलता रहता है, विसरण करता रहता है। इस चीज की खोज सबसे पहले किसने की, तो वो है विलियम हार्वे साहब। इन्होंने सबसे पहले खोज की कि जो रक्त होता है वो परिसंचरण करते रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं ब्लड के कुछ कार्य के बारे में। दोस्तों ये जो हम लोगों ने स्लाइड बनाई है बस ब्लड को बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जो एमसीक्यूज आते हैं ना इस हिसाब से बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। हम आगे कल की वीडियो में हम ब्लड का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन अभी हम इसकी बेसिक जानकारियां जान रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला बात करते हैं ब्लड का कार्य क्या होता है।
तो सबसे पहला जो है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। आप जानते हैं कि कभी भी अगर दो चीजें आपस में घर्षण हो रही है तो उसके बीच में ना ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी, और जब ऊर्जा मिलेगी तो हम लोग जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ताप नियंत्रण का काम सबसे पहले करता है, क्योंकि शरीर में घूमता रहता है, और जब शरीर की इससे ब्लड से जब घर्षण की क्रिया होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा जब मिलेगी तो हम जीवित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद पोषक पदार्थों का परिवहन। देखिए, हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि जब पदार्थों का पोषण हो जाता है, यानी कि जब भोजन का अवशोषण हो जाता है, उसमें कौन से उपयोगी पदार्थ हैं, कौन से अनुपयोगी पदार्थ हैं। तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, कोशिकाएं उन्हें अवशोषित करके ब्लड में मिला देती हैं। ठीक है, तो ब्लड में देखिए हर एक तरह के उपयोगी अनुपयोगी हर एक तरह के मतलब चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो दूसरा है पोषक पदार्थों का परिवहन, तो इसमें जो है ना उपयोगी पदार्थ भी रह जाते हैं। ठीक है, तो जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने बताया था, तो डाइजेस्टिव के बाद यानी पाचन के बाद जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ब्लड में मिला दिए जाते हैं, अर्थात वो अपने साथ उसे लेके घूमता रहता है। उसके बाद गैसों का परिवहन। मैंने अपने श्वसन तंत्र में बताया था कि जो ब्लड है ये हम लोगों के फेफड़े में रहता है। ठीक है, आता है जाता है, वो तो आता जाता रहता है, लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोगों की जो हम लोगों का जो फेफड़ा है ना, ये एक टंकी की तरह काम करता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो टंकी की तरह वहाँ पे ऑक्सीजन वो जमा कर लेता है। उसके बाद वहाँ से ब्लड आता है और उस ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के सभी अंगों तक, और उसके बाद शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं को दे देता है, और वहाँ से क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्रज गैस के रूप में निकल जाता है। उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन ये सब कुछ काम करता है। उसके बाद ब्लड का हीमोग्लोबिन ये सब कुछ काम करता है, ले आने और ले जाने का। फेफड़ों से ले जाएगा और विभिन्न अंगों से ले आएगा। ठीक है, ये सब ब्लड का हीमोग्लोबिन करता है। तो हम लोगों ने समझ लिया गैसों का परिवहन यानी O2 CO2 का। वैसे तो मैंने अपने श्वसन अंग में अच्छे से डिस्क्राइब इसे किया हुआ है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। देखिए, उत्सर्जन तंत्र में मैंने इसे भी बता रखा है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। ब्लड में ना हर एक तरह के उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं, उसी तरह से ना एक उत्सर्जी मतलब क्या, खराब पदार्थों का भी परिवहन करता है। देखिए, जब लोगों का ब्लड ना वृक्क या फिर किडनी में जब पहुंचता है तो किडनी क्या करती है, उसमें जो अनुपयोगी पदार्थ है उसे खींच लेती है, बाहर अपने पास ले लेती है और ब्लड को भेज देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि ब्लड के क्या काम है। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के कौन से कॉन्सेप्ट है, उसके बाद से थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक लाइक भी कर दीजिए जिससे कि हम दूसरी वीडियो बना सके, हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच।